हे गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। लास्ट पार्ट तक हमने देखा था डेविल ड्रीम में कई लोग वेइजी के पीछे पड़ जाते हैं और उसे बचाने के लिए मास्टर यैन को आना पड़ता है। मास्टर यैन कहता है वेइजी के अंदर से फोनिक्स की जो स्मेल आती है उसकी वजह से सभी डेविल इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। मुझे इसके लिए एक ऐसी मेडिसिन बनानी होगी जिससे कि इसकी फोनिक्स स्मेल को मैं दबा सकूं और उस मेडिसिन को बनाने के लिए मुझे कुछ सामान की जरूरत होगी। ओया कहता है जिस सामान की तुम बात कर रहे हो वो तो हमें एक ही जगह पर मिल सकता है और वो लोग एक पैलेस में जाते हैं जहाँ एक ऑक्शन चल रही होती है। तीनों मास्क लगाकर उस ऑक्शन में जाते हैं जिससे कि उन्हें कोई पहचान न सके और ये वो फ्रूट होता है जिसकी जरूरत मेडिसिन बनाने के लिए मास्टर यैन को है। ऑक्शन की जो ओनर होती है वो इस फ्रूट के बदले 10,000 साल के डेविल कल्टीवेशन की डिमांड करती है। ओया के पास इतने साल का कल्टीवेशन नहीं होता है लेकिन मास्टर यैन अपना कल्टीवेशन देने के लिए रेडी हो जाता है। वेइजी मास्टर यैन को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो जानती थी कि उनका कल्टीवेशन ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है, लेकिन मास्टर यैन उसकी बात नहीं मानता। सारे मेडिसिन का सामान लाने के बाद वो उसके लिए एक दवा बनाता है और वेइजी को खाने के लिए देता है। वेइजी उससे पूछती है कि आपने मेरे लिए अपने इतने साल का कल्टीवेशन इतनी आसानी से क्यों दे दिया, लेकिन मास्टर यैन उसे कोई जवाब नहीं देता, बस ये कहकर चला जाता है कि मुझे कुछ काम है। अंदर जाने के बाद वो अपने चेस्ट पर हाथ रख के खड़ा हो जाता है क्योंकि वो काफी हद तक वीक हो चुका था और उसे पेन स्टार्ट हो चुका था। ब्यूटी मास्टर यैन और वेइजी के बीच में पनप रहे रिश्ते को समझ जाती है और वो वेइजी से पूछती है क्या तुम मास्टर यैन को पसंद करती हो। वेइजी कोई जवाब नहीं दे पाती तो ब्यूटी कहती है मुझे पहले ही लगता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। इस पर वेइजी कहती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर यैन के मन में मेरे लिए कुछ भी है क्योंकि वो मुझे कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ब्यूटी उसे समझाती है कि तुम गलत समझ रही हो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वरना तुम्हारे लिए वो अपने इतने सालों का कल्टीवेशन ऑक्शन में देके अपनी जान को खतरे में क्यों डालते। लेकिन अगर वो पहला कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो तुम्हें अपना पहला कदम बढ़ाना होगा और उन्हें अपने प्यार का एहसास करवाना होगा। और ब्यूटी वेइजी को लड़कों को पटाने के कुछ उल्टे सीधे टिप्स दे जाती है। वेइजी उसे फॉलो करती है और बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर मास्टर यैन के रूम में पहुंच जाती है। उसे देख के मास्टर यैन हेजिटेट हो जाता है। अचानक वेइजी का पैर कारपेट में फंस जाता है और वो मास्टर यैन के ऊपर गिर जाती है। दोनों काफी देर तक ऐसे ही रहते हैं। कुछ समय बाद मास्टर यैन ही कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर से उठोगी। दोनों बैठते हैं और एक दूसरे से शर्माने लगते हैं। मास्टर यैन को वेइजी के तेवर कुछ बदले लगते हैं, इसीलिए वो बहाना बनाकर रूम से बाहर चला जाता है। बाहर उसे ब्यूटी मिलती है। वो मास्टर यैन से पूछती है कि आपको आज का सरप्राइज कैसा लगा। मैं जानती हूँ आप भी वेइजी को बहुत पसंद करते हो। इस पर मास्टर यैन कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। मैं वेइजी को पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ ये तुमसे किसने कहा। मैं जानता हूँ तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम ओया को वेइजी से दूर रख सको, लेकिन यकीन मानो ऐसा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ओया से सच्चा प्यार करती हो तो उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ। वेइलिंग जो किसी भी हाल में वेइजी से बदला लेना चाहती है वो डीन की डेविल स्पिरिट के पास पहुंच जाती है। डीन की डेविल स्पिरिट उसे बताती है कि मैं तुम्हारी वेइजी से बदला लेने में मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद वेइलिंग डेविल स्पिरिट को अपना एक सीक्रेट प्लान बताती है। वेइलिंग जब अपने पैलेस पहुंचती है तो उसकी छोटी बहन उससे आके मिलती है। उसकी छोटी बहन जिसे कि डेविल किंग एक बूढ़ी और बदसूरत औरत में बदल चुका है, वो बहुत परेशान होती है और अपनी बड़ी बहन से अपनी मदद करने के लिए कहती है। बड़ी बहन छोटी बहन को डेविल स्पिरिट के पास ले जाती है। डेविल स्पिरिट वेइजिंग का इलाज करता है और उसको बिल्कुल पहले जैसा बना देता है, लेकिन इसके बदले वो वेइजिंग से एक बहुत बड़ी कीमत वसूलता है। और वो कीमत ये थी कि वेइजी के फादर जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे अब वो वेइजिंग को भूल जाएंगे। उनके लिए वेइजिंग मर चुकी है। दोनों बहनें जब मिस्टर वेई के पास पहुंचती हैं तो मिस्टर वेई अपनी बड़ी बेटी वेइलिंग को तो पहचान लेते हैं, लेकिन वेइजिंग को वो नहीं पहचानते और वेइलिंग से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। वेइलिंग कहती है कि ये मेरी क्लासमेट है। वेइजिंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इस सब के लिए भी अपनी बहन को नहीं बल्कि वेइजी को जिम्मेदार ठहराती है और उससे बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और सबसे पहले वो वेइलिंग के कहने पर इंपीरियल एडवाइजर के सामने जाकर खुद को उसे सौंप देती है, जिससे कि इंपीरियल एडवाइजर उसकी बड़ी बहन की वेइजी के खिलाफ मदद करे। डेमोन किंग के भेजे हुए लोग वेइजी और मास्टर यैन का पता लगाकर उसे बता देते हैं। डेमोन किंग वेइजी को लेने के लिए वहां पहुंच जाता है।
वेजी और मास्टर यान डेमोन किंग को देखकर चौंक जाते हैं और एक बार फिर से मास्टर यान वेजी को वहां से लेकर भाग जाता है। बट क्योंकि मास्टर यान का कल्टीवेशन हाफ हो चुका है और डेमोन किंग के मैजिक की वजह से भी वो वीक हो जाता है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। इंपीरियल एडवाइजर और वेलिंग दोनों एक दूसरे के साथ वेजी के खिलाफ हाथ मिला चुके हैं। इंपीरियल एडवाइजर वेलिंग को किंग के पास लेकर जाता है और उसे बताता है कि बेशक वेजी फोनिक्स है, लेकिन फोनिक्स हमारे राज्य के लिए शुभ नहीं है, और वो वेलिंग को पीहैन बताता है। उसी वक्त बाहर राज्य के कुछ लोग आते हैं, जिसमें एक लेडी अपने छोटे से बच्चे की मौत के लिए रो रही होती है और वो इस चीज के लिए फोनिक्स को जिम्मेदार ठहराती है। वो राजा से कहती है कि ये फोनिक्स हमारे राज्य के लिए शुभ नहीं है। अब किंग को भी ऐसा लगने लगता है कि फोनिक्स राज्य के लिए शुभ नहीं है और वो होली बर्ड फोनिक्स की जगह पीहैन यानी कि वेलिंग को डिक्लेयर कर देता है और राज्य की रक्षा के लिए उसी को अपॉइंट करता है। अब वेलिंग कंट्री की पीहैन सेंटेस बन चुकी है। वो जो चाहती थी वो उसे मिल चुका है। जब भी वो रास्ते से निकलती है, लोग उसके सम्मान में झुक जाते हैं और फोनिक्स को सभी गलत समझने लगते हैं। वेजी मास्टर यान को लेकर एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जो ह्यूमन राज्य और डेविल राज्य के बीचों बीच में पड़ता है। मास्टर यान बेहोश होता है और आराम कर रहा होता है। होश आने के बाद मास्टर यान वेजी से पूछता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वेजी उसे बताती है कि आपका ध्यान रखने के लिए आपको किसी सेफ जगह पर ले जाना जरूरी था। यहाँ मैंने लोगों को बताया है कि हम दोनों एक कपल है और तुम थोड़े से बेवकूफ हो, पर प्लीज आप मुझसे नाराज मत होना। मेरा इरादा आपकी रेपुटेशन को खराब करने का बिल्कुल नहीं था, मैं तो बस लोगों से मदद चाहती थी। जिस पर मास्टर यान पहले तो गुस्से से उसे देखता है, फिर स्माइल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, आज से तुम मुझे नम गाय मतलब बेवकूफ ही बुलाओगी। उधर डेविल किंग को खबर मिलती है कि उनके डेविल राज्य के बाहर फोनिक्स और मास्टर यान को देखा गया है, और क्योंकि मास्टर यान और फोनिक्स को डेमोन किंग ढूंढ रहा है, इसलिए हो सकता है कि उनके राज्य पे भी डेमोन किंग का खतरा बना रहे। डेविल किंग डेमोन किंग से मिलने के लिए जाता है और डेमोन किंग डेविल किंग से कहता है कि अगर तुम्हारे डेविल राज्य में फोनिक्स है तो उसे मेरे हवाले कर दो, वरना ये तुम्हारे पूरे डेविल राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर कि डेविल किंग कहता है कि हम दोनों में आपस में कैसे दुश्मनी, डेमोन किंगडम और डेविल किंगडम तो हमेशा से फ्रेंड्स रहे हैं। आप सिर्फ मुझे 10 दिन का वक्त दीजिए, मैं फोनिक्स को ढूंढ के जरूर आपके हवाले कर दूंगा। उधर ब्यूटी को जब पता चलता है कि डेविल राज्य पर डेमोन किंग का खतरा है, तो वो ओया को बचाने के लिए ओया से कहती है कि यहाँ कभी भी डेमोन्स का आक्रमण हो सकता है, इसलिए जब तक पूरा मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम यहाँ से भाग जाओ। हेवन एम्प्रेस हेवन किंग की बढ़ती हुई एज और सफ़ेद होते बालों को लेकर परेशान है। वो जानती है कि हेवन किंग अब ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। ये बात जब वो किचन गॉड को बताती है तो किचन गॉड कहती है कि बालों को काला करने के लिए तो शायद मैं एक मेडिसिन बना सकती हूँ। किचन गॉड को उस दवा को बनाने के लिए जो सामान चाहिए था वो सामान उसे डेमोन राज्य में मिलता है और इसीलिए वो डेमोन राज्य में जाती है, लेकिन वहाँ के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। डेमोन गॉड उसे जान से मारने ही वाला होता है कि वहाँ डेमोन किंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। मास्टर यान बाहर कुछ खाने का सामान लेने जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक डेविल राज्य था तो वह सारी चीजें बहुत ही अजीब अजीब सी होती हैं, जिसके लिए वेजी कहती है कि ये सब खाना मैं नहीं खा सकती, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पास के गार्डन में मशरूम्स भी मिलते हैं, तो क्यों ना हम लोग मशरूम लेने चलें। वेजी मशरूम लेने जाती है, लेकिन एक पत्थर से उसका पैर टकराता है, वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन मास्टर यान हमेशा की तरह उसे थाम लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों को एक फैमिली दिखाई देती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं। वो लोग गरीब होते हैं लेकिन आपस में बहुत खुश होते हैं। वेजी और मास्टर यान दोनों को देखकर लगता है कि काश हमारी जिंदगी भी इनकी तरह सिंपल और हैप्पी होती। उधर किचन गॉड डेमोन किंग से कहती है कि तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी डिश बनाना चाहती हूँ। लेकिन डेमोन किंग उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। उससे कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन किचन गॉड अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो बहुत मेहनत करके डेमोन किंग के लिए एक डिश बनाती है और जबरदस्ती उसे टेस्ट करवाती है। डेमोन किंग को वो डिश टेस्ट करने के बाद किसी की याद आ जाती है और वो कहता है कि बहुत दिनों के बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया है। वो उस पूरे डिश को खत्म कर लेता है और किचन गॉड से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसी डिश मेरे लिए रोज बनानी होगी। तो किचन गॉड कहती है तुम्हें मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सा किचन बनाना होगा। उधर मास्टर यान वेजी के लिए पहली बार एक गिफ्ट लेकर आता है और बहुत ही प्यार से उसे देता है। वेजी जब उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक खूबसूरत सी हेयर क्लिप होती है। दोनों बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह साथ में मिलकर खाना बनाते हैं।
इसके बाद क्योंकि मास्टर यान का कल्टीवेशन बहुत वीक था, इसलिए वो उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है। उसके चेस्ट में पेन होता है। तभी वेजी उसके पास पहुंचती है तो मास्टर यान उससे कहता है, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर वेजी को पता चलता है कि शांजियान नाम की एक स्पिरिचुअल हर्ब है जिससे मास्टर यान की तबीयत ठीक हो सकती है और वो उसे लेने जाने के लिए कहती है। मास्टर यान कहता है कि तुम अकेली उस हर्ब को लेने के लिए नहीं जा सकती, जिस पर वेजी कहती है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं फोनिक्स में फ्लाई कर सकती हूँ, इसलिए आप मेरी परवाह मत करो, मैं आपके लिए वो लेकर जरूर आऊंगी। दूसरी ओर किचन गॉड के कहे अनुसार डेमोन किंग उसके लिए एक बड़ा सा किचन रेडी करवाता है। उसे कुछ कपड़े भी गिफ्ट करता है, लेकिन उस सामान के साथ में किचन गॉड को एक तलवार भी रखी मिलती है। वो मनी मन सोच लेती है कि उसे इस तलवार का इस्तेमाल कैसे करना है। डेमोन किंग हुआराओं के पास खड़ा हुआ वेइजी को याद कर रहा होता है कि तभी किचन गॉड वहां पहुंच जाती है। डेमोन किंग गुस्से में उसे नहीं देखता और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी उसकी नजर किचन गॉड के कपड़ों पर जाती है। ये वेइजी के ही कपड़े थे जो वो अपने पहले जन्म में पहना करती थी। उन कपड़ों को देखते ही डेमोन किंग के मुंह से निकल जाता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। हालांकि ये बात वो वेइजी को सोच कर कहता है, लेकिन किचन गॉड इसे अपने लिए समझती है। इसके बाद किचन गॉड उसे अपना बनाया हुआ खाना खाने के लिए कहती है। तभी डेमोन किंग की नजर उस तलवार पर पड़ती है जिसका इस्तेमाल किचन गॉड ने मीट को सेकने के लिए एक बारबेक्यू की तरह किया हुआ था। ये देखकर डेमोन किंग को गुस्सा आता है। वो किचन गॉड को वहाँ से बाहर निकाल देता है और कहता है कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। वेइजी मास्टर यान का इंतजार कर रही होती है और मास्टर यान बहुत ही रात में लौटता है तो वेइजी उससे शिकायत करती है कि मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। तो मास्टर यान कहता है कि तुम हमेशा राइस केक के बारे में कहा करती थी ना, मैं ढूंढ कर तुम्हारे लिए राइस केक लेकर आया हूँ। जिस पर वेइजी उसे देखती रहती है और कहती है, लेकिन आप जानते हैं कि रात में मुझे आपके लिए कितना डर लग रहा था। उसके डर को देखते हुए मास्टर यान मैजिक से रात को दिन में बदल देता है। दोनों एक दूसरे के साथ इस नॉर्मल सी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों किसी अलग ही दुनिया में जाने लगते हैं कि तभी अचानक ही मास्टर यान के सीने में दर्द उठने लगता है और दोनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का पार्ट भी खत्म होता है। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे बिना सब्सक्राइब किए हुए और बेल आइकन को प्रेस किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।